Srinagar police asks people to dissociate from banned outfits. Jammu and Kashmir, AAC, JKIM और face legal action. तो जम्मू कश्मीर की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको बैन कर दिया गया है एक लॉ के तहत। और लोगों को कहा गया है कि भाई जो लोग भी इनसे इंटीग्रेटेड थे, जो लोग भी इनसे एसोसिएटेड थे, वो अपना एसोसिएशन तोड़ लें तो ही उनके लिए बेहतर होगा, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबके साथ हूँ आज इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है, ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों इनको बैन किया गया, कौन से लॉ के अंडर बैन किया गया है, क्या इंपॉर्टेंस है उस लॉ की। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बोथ पार्टीज वर बैंड अंडर द UAPA by central government on March 11. The notification comes amid ongoing crackdown after the Pahalgam terror attack. तो अब आप समझ गए होंगे कि जब पहलगाम का टेरर अटैक हुआ तब से गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया। और UAPA जो एक हमारे पास अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भारत की सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, सवर्निटी इंटीग्रिटी को थ्रेट हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए जो लॉ है हमारे पास वो UAPA है। और इसके अंडर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जा चुका है अब तक, स्पेशली आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। और इसी की कंटिन्यूएशन में फ़िलहाल UAPA के अंडर जम्मू एंड कश्मीर की 2 ऑर्गेनाइजेशंस को आज बैन कर दिया गया है। Center bans 2 Kashmir-based groups under UAPA. The Indian government has banned 2 Kashmir-based groups, AAC and JKIM, for 5 years under UAPA. मतलब मार्च में बात इनको बैन करने की चल रही थी और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मार्च में देखिए एक्सटेंड किया, इनको बैन किया गया था और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 5 साल के लिए इसको बैन किया गया था। Citing threats to national security, the groups are accused of advocating Kashmir's secession from India. Leader of both organizations and other political figures in Kashmir have condemned the ban. तो ये तो खैर पॉलिटिकल बातें होती हैं कि एक गवर्नमेंट जो कोई बैन करती है, अगर नहीं करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अभी तक बैन क्यों नहीं किया है। और अगर बैन कर दिया जाता है तो ओपोजिशन पार्टीज सब कहते हैं कि आपने भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, ये तो डिक्टेटरशिप चल रही है। बट सी, व्हेन द क्वेश्चन कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, आई थिंक अगर कोई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्लाइट चांसेस अगर बैन हो भी जाती है, even then it is worth it because it is about national security, it is about sovereignty of yours and mine, all of us included. Police lodges FIR against those affiliated with banned outfit जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये भी मार्च में किया गया। देखिए, मार्च से सितंबर तक ये क्रैकडाउन कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने इसको बैन किया, फिर उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड करके कहा कि भाई 5 साल के लिए ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी होंगी ये बैन रहेंगी। और उसके बाद जो भी एसोसिएशंस बैन हो जाती हैं अंडर UAPA, उनके साथ जो जो लोग एसोसिएटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल मेंबर्स हैं या कभी किसी तरीके से उनको इनवाइट किया गया है, स्पीकर्स रहे हैं, डेलीगेट्स रहे हैं, in any way if you are associated with that organization you need to break those associations। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आप जो फंडिंग उनको दे रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं और वो कॉज अगर जैसे सोशल सिक्योरिटी के लिए है या सोशल पर्पज़ के लिए दिखाया जाता है, तो उसमें फंडिंग बहुत इजीली आ सकती है। लोग उसमें अपना ब्लैक मनी भी डाल सकते हैं, लोग एक्चुअली हेल्प करने के लिए भी पैसा देते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही होती है या जो भी फंड्स इनके पास आ रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। प्लस लेजर अकाउंट्स सारे गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं कि कहाँ से कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, किस काम के लिए वो, किस पर्पज़ के लिए वो ट्रांजैक्शन यूज़ किया गया है। अब इन सब चीज़ों में UAPA का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं UAPA के बारे में। UAPA वॉज फर्स्ट पास्ड इन 1967, यानी एज ओल्ड एज 1967। At first, it was aimed at secessionist movements and anti-national activities. मतलब सिर्फ जो सेसेशन की बात करते हैं उस टाइम पे तो भाई बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सेसेशन की चल रही थी, बिकॉज नए भारत का नया नया निर्माण हुआ था और अभी 20 साल पहले ही हमको आज़ादी मिली है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स थी, ये सब से भारत गुजर रहा था। तो उसमें कंसोलिडेशन के लिए, उनसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनका एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए UAPA को बनाया गया। जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी या सेसेशन मूवमेंट होगा उनको UAPA के अंडर डाल दिया जाएगा, ऐसा 1967 में इस पर्पज़ के साथ UAPA को बनाया गया। ओवर टाइम द एक्ट वाज स्ट्रेंथेंड थ्रू मल्टीपल अमेंडमेंट्स।
जैसे जैसे आपकी नीड समय के हिसाब से बढ़ती गई, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स समय के हिसाब से मॉडिफाई होती गई, वैसे ही यूएपीए को भी मॉडिफाई कर दिया गया थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। अब इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनमें से 2 अमेंडमेंट, एक तो 2019 वाली है प्लस 2012 वाली है, बट विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। 2004 में हुई प्रोविजंस फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट वर एडेड गिविंग पावर टू बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए हमने 1967 में क्या देखा, सिसेशनिस्ट एक्टिविटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, यानी जो घर के अंदर से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए ही था। बट देन वी ऑल्सो एडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये हो सकता है कि जो बाकी की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द बॉर्डर्स हैं, उनको भी जो हेल्प कर रही है, तो उनके लिए भी है। 2008 अमेंडमेंट हुई, जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ उसके बाद बहुत सारे नए प्रोविजंस लेकर आए, उनको बहुत जो पहले से प्रोविजंस प्रेजेंट थे उनको स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स डाली गई। बट 2012 में we brought in clauses to deal with terror financing and economic offenses, यानी in line with FATF। 2019 की अमेंडमेंट में हमने कहा कि हम डेजिग्नेट कर सकते हैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को भी। अब इंडिविजुअल्स को भी हम टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं और फिर उनको यूएपीए के अंडर डाल सकते हैं। इससे पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को डाल सकते थे, यानी अगर एक अकेला आदमी टेरर फंडिंग कर रहा है या इंटरनेशनल एक्टिविटी कर रहा है तो वो यूएपीए के अंडर नहीं आएगा। दिस इज़ व्हाट वाज करेक्टेड इन 2019 अमेंडमेंट। नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट। और ये सब काम कौन करता है? ये काम करती है एनआईए और स्टेट पुलिस मिलकर। अब एनआईए को भी एक्चुअली 2 चीज़ें, इनके पास 2 नोटिस होते हैं। एक तो जनरल, जो आपको जनरल लीव मिलती है या जनरल परमिशंस होती हैं, एक आपको स्पेशल परमिशंस होती हैं। अब ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी परमिशन एनआईए को देना चाहता है, विच काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट्स एनआईए की जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी इन्वेस्टिगेट करने की जो भी उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो भी उनका पर्पस है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये। वो कैसे? अब जैसे वेस्ट बंगाल एक एग्जांपल है। वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम आपको जनरल क्लियरेंस नहीं देंगे, आपको केस टू केस बेसिस पे आगे हमसे पूछना होगा कि हम एनआईए इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और वो परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट। अगर नहीं मिलती है देन यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, वो आपको अलग अथॉरिटीज़ से फिर परमिशन लेके आनी होगी। इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली आपका टाइम चला जाता है। व्हेन द टाइम इज़ क्रूशियल। जो अभी अगर कुछ घटना हुई है या आपको कोई टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन मिली है, भाई आपको उसको जाके पकड़ना है, एवरी सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसमें आप क्लियरेंस के खेल में फंसे हुए हैं, then it becomes very very difficult for any organization to work properly। यही एनआईए के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। अब जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में है, वो बाकी स्टेट्स में तो मिल जाता परमिशन, लेकिन जिसमें अलग पार्टीज़ हैं पावर में, जिन जिन स्टेट्स में, वहाँ पर एनआईए को बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड दैट इज़ वाई समटाइम्स द इन्वेस्टिगेशंस इवन गेट डिलेड। और उसमें भुगतान कौन भरता है? आप और हम, और हमसे भी बड़ा देश को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी जब इनको बैन किया गया था, अभी मुस्लिमीन जो ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे थे, उसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी एक है, ये भी जम्मू कश्मीर की है। फिर बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इस साल से पहले 2022 में 2019 में बैन किया गया, जैसे कि द रेजिस्टेंट फ्रंट है, अगेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। फिर एक JKGF, अब इसमें तो जम्मू एंड कश्मीर का नाम ही है, सो वेरी ऑब्वियस कि ये भी जम्मू कश्मीर की है। बट ये ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में काम नहीं कर रही। इनका पर्पस सिसेशन एक्टिविटी को एग्रवेट करना है, आपको बच्चों को, यूथ को रेडिकलाइज करना है। तो ये काम धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह पूरे भारत में किया जाता है। तो पूरे भारत में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की खालिस्तान टाइगर फोर्स, इनफैक्ट ये टेररिस्ट जो डेजिग्नेटेड था भारत की तरफ से, हरदीप निज्जर, ही गॉट वेरी फेमस इन्हीं बात की वजह से, बिकॉज ही वॉज गिविंग थ्रेट्स, डायरेक्ट थ्रेट्स टू इंडियन सॉवरनिटी, और फिर अननोन मैन ने इनको भी डायरेक्ट टिकट काट के दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अभी 2023 में ये भाई एक पॉपुलर फ्रंट, जो इनका नाम ही कहता है, ये एक एक्चुअली इट वाज एक्टिंग लाइक अ फ्रंट, और काफ़ी पॉपुलर भी। मतलब आप देखेंगे कि ये देश में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यू विल बी सरप्राइज टू नो। दिल्ली में 33 जगह, राजस्थान में 2, गुजरात 15, उत्तर प्रदेश में 65, और देखिए साउथ में, सदर्न भारत में कहाँ, गोवा में 29, महाराष्ट्र में 68, कर्नाटका में 100 ऑफ दीज यूनिट्स PFI की। और फिर बाद में जब बहुत साल हो गए इनको ऑपरेट करते हुए, तब बाद में पता चला कि ये तो एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं।
with all these units in action. मतलब पूरे भारत में यू कैन सी ऑलमोस्ट हर बड़े स्टेट में इनके अपने यूनिट्स हैं जो काम कर रहे थे. मोर देन 400 PFI एक्टिविस्ट्स वर अरेस्टेड और डिटेन्ड इन 2 rounds ऑफ ऑपरेशन ऑन September 22 and 27 अक्रॉस 13 स्टेट्स. अब सोचिए, ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 400 वर्कर्स पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से. तो जब ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी तो हाउ मच ऑफ अ बिग थ्रेट इट बिकम्स टू नेशनल सिक्योरिटी. और ऐसी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ULFA असम की, देन वी हैव उल्फा तोइस, अगैन वेरी फेमस, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, मीति को भी बैन किया गया, त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, अगैन नेशनल लिबरेशन. सो देखिए, एक एक स्टेट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है. सबको ऐसा लगता है कि वी आर दी एक्चुअल होल्डर्स जो मतलब फ्लैग लेके चलेंगे अपने स्टेट का, स्टेटहुड दिलाएंगे, अलग से हमारा जो ड्रीम है वो पूरा करेंगे. एंड द कॉमन ड्रीम इज सेसेशन फ्रॉम इंडिया. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशंस, ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको UAPA के अंडर बैन किया गया है. पॉपुलर फ्रंट की हमने बात की कि कैसे 13 स्टेट में पॉपुलर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्चुअली वर्किंग. पर सवाल ये उठता है कि भाई ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कर क्या रही हैं और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का मतलब क्या है. मतलब वाई डू these people club together to form an organization. और फिर वो इतने सालों साल कैसे किसी फ्रंट के मतलब फ्रंट दिखाकर आपको बट बैक एंड पे काम करते हैं, बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं, और एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं. सबसे पहला काम, जो सबसे पहला टारगेट इनफैक्ट इनका होता है यूथ को रेडिकलाइज करना. अब रेडिकलाइज करने के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं. देखिए कैसे. सबसे पहले आप सिंपथाइजर्स ढूंढेंगे जिनको लगता है कि हाँ यार गलत तो हुआ, हाँ यार अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस तो की गई थी, हाँ यार यहाँ पे ये बहुत गलत हो रहा है, माइनॉरिटी खतरे में है. फिर उसके बाद सपोर्टर्स ढूंढेंगे जो एक्चुअली वायलेंट वेज के लिए भी तैयार हैं. उनको लगता है कि हम इस कॉज को सपोर्ट करेंगे, वी आर दी ओनली वंस, जो अभी हम फ्लैग होल्डर्स की बात कर रहे थे. फिर उसके बाद एक्टिविस्ट्स को सामने लेकर आते हैं, यानी एक कवर देने के लिए लीगल. और बेसिकली इन एक्टिविस्ट का एक्चुअली जो बैकग्राउंड होता है वो मोस्टली अर्बन होता है, बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव पावर, दे हैव अप्रोच. दे विल बी नॉन वायलेंट एक्टर्स, सपोर्ट करेंगे, पेरिफेरल सपोर्ट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट देते हैं. एंड देन फाइनली कम्स रेडिकल्स जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, जो कहते हैं हमें 72 हुरों के पास जाना है, बस कैसे भी हमें फट जाना है कहीं पर भी जाके. तो दिस इज़ हाउ ऑल दीज लेयर्स वर्क. धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से आप ऐसे यूथ को रेडिकलाइज करते हैं और फिर उसके बाद आप इनसे काम करवाना शुरू करते हैं. अभी जैसे हमने देखा कि सपोर्टर्स हैं, तो सपोर्टर्स इलीगल एक्टिविटी भी करेंगे, वायलेंट एक्शंस के लिए भी ये इट इज़ ऑलरेडी रिटन कि जस्टिफाई इलीगल वेज. तो इलीगल काम ये क्या क्या करते हैं हम देखिए. किसी भी चीज़ को आपको कहीं पे भी जाके फटने के लिए यू नीड बॉम्ब्स, यू नीड द मटीरियल. अभी हमने एक अपनी वीडियो में कवर भी किया था कि कैसे दिल्ली में बहुत सारे थ्रेट्स मिले थे और एक्चुअली ISI का जो पूरा प्लान था, जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था, मॉड्यूल था, वो बस्ट किया दिल्ली की स्पेशल यूनिट ने. तो ये सब कर कैसे रहे हैं, ये कर रहे हैं पैसे के थ्रू. पैसा कहाँ से आ रहा है, हवाला के थ्रू. अब हवाला कैसे होता है ये देखिए. हवाला इज़ अ लीगल बट इनफॉर्मल मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी. अब क्या है कि आप डायरेक्ट, देखिए टैक्स बचाने के लिए आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे. जस्ट लेट्स से कि मुझे अपने किसी एक फ्रेंड को पैसे भेजने, सो आई कैन पेटीएम, लेकिन उस पर कुछ टैक्स कटेगा तो मैं वो नहीं चाहती हूँ. सो आई आस्क अ पर्सन, आई आस्क माई ब्रदर कि भाई तुम उस एरिया में कहीं जा रहे हो क्या, अगर जा रहे हो तो प्लीज़ ये मनी उनको दे देना. तो मेरा भाई कहेगा कि भाई 10 रुपये मेरा भी कमीशन उसमें मुझे चाहिए. तो वहाँ से वो अपना कमीशन निकालता है और बाकी का जो मुझे पैसा अपने फ्रेंड के पास पहुँचाना था मैं वो पहुँचा देती हूँ. सेकेंड मीन्स इज़ कि मैं यहाँ से एक बंदे को पैसा ट्रांसफ़र करूँ, यहाँ से एक बंदे को पैसा दे दूँ कैश, और वहाँ से जो उस एरिया में बंदा होगा, जहाँ जो मेरे फ्रेंड के एरिया में बंदा होगा, वो मेरे फ्रेंड को पैसा दे दे. और जो ये 2 लिंक्स हैं बीच में, ये आपस में ट्रांजैक्ट कभी भी करते रहें, कभी भी मिलते रहें. दैट्स नॉट आवर कंसर्न. दिस इज़ हाउ हवाला वर्क्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़. तो इसमें आपका क्या होता है, एक तो लीगल है बट इसमें आपका क्या है कि यू आर टैक्स इवेडिंग और आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपका डिजिटल फुटप्रिंट भी नहीं है. तो ये जो हवाला
ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये बेसिकली टेरर फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और यही सब काम ये वाली अभी जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हम डिस्कस कर रहे थे ये भी कर रही थी, एंड दैट इज़ वाई दे हैव कम अंडर UAPA नाउ। अब उनको कहा कि बहुत हो गया आपका ये घुमा फिरा की चीज़ें, आपको जो टेरर फंड करना है, आपको इधर उधर पैसे भेजने हैं, पहलगाम जैसा अटैक करवाना है, भाई अब रुक जाओ, अब देखते हैं तुम्हें, अब सुधारेंगे। तो UAPA ट्राइब्यूनल अपहोल्ड्स बैन ऑन JKIM। अब ये देखिए, ये थी एक्चुअल न्यूज़ कि मार्च में JKIM और हमने अभी देखा था अवामी एक्शन कमेटी जो थी, इनको बैन किया गया था। और अभी UAPA का एक खुद का ट्राइब्यूनल होता है, जैसे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स काम करते हैं, ऐसे खुद का एक ट्राइब्यूनल होता है। जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए इन ट्राइब्यूनल्स को बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड ये ट्राइब्यूनल्स में ही केस जाएंगे, वहाँ पे इनको देखा जाएगा और वहाँ पे इनकी जो भी इनका रिजल्ट होगा वो सुनाया जाएगा। साइट्स थ्रेट्स टू इंडियाज सॉवरेनिटी। तो अब UAPA का जो ट्राइब्यूनल था उसने कहा कि जो JKIM पे बैन था, जो AM पे बैन था, वो बिल्कुल सही था और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। द ट्राइब्यूनल रिलाइड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग FIRs, इंटेलिजेंस इनपुट्स, टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल्स, सोशल मीडिया कंटेंट, अब ये सोशल मीडिया जो यूज़ किया जाता है रेडिकलाइज करने के लिए यूथ को, एंड डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम JKIM's ओन आउटलेट्स। तो अब उन्होंने कहा कि ये देखिए आपको बैन ही रखा जाएगा, यू वोंट बी स्पेयर्ड दिस टाइम। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्चुअली सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने से तो काम नहीं चलेगा, या नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नो मैटर हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यू बैन, दिल कम अप विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इनके पास तो कमी नहीं है ना रेडिकलाइज करने की यूथ को, इनके पास तो जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनकी कमी नहीं है। सो दिल ऑलवेज हैव सम ऑल्टरनेटिव्स टू कम अप विद। अब इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे जब भी कोई NGO बन रही है। NGO भी बहुत ऐसे फ्रंट्स यूज़ किए जाते हैं, PFI NGO के नाम पर ही बनी थी। जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको उनकी फंडिंग चेक करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर फॉर्मुलेशन, आपको उन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे कि भाई कहाँ से कितना चंदा आया, किसने दिया, क्यों दिया, कहाँ खर्च हुआ। ये ऑडिटिंग प्रोसेस जो है, दिस हैज़ टू बी रियली स्ट्रिक्ट सो दैट वी कैन नो कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस भारत के लिए काम कर रही है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस भारत के अगेंस्ट काम कर रही है। इनफैक्ट इन्हीं सब चीज़ों की वजह से NGO वॉज एक्चुअली मेड टू बी अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, बिकॉज बहुत सारी जगह पर जब गवर्नमेंट जाकर काम नहीं कर पाती तो NGOs करते हैं। हर छोटी चीज़ को गवर्नमेंट नहीं देख सकती, हर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को गवर्नमेंट नहीं सुधार सकती, बट NGOs कैन, और वो इसीलिए वो सोशल सर्विस के लिए ही बने हैं। पर इन्हीं चीज़ों की वजह से, जो सोशल सर्विस के नाम पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट देते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से NGOs पे से भरोसा गवर्नमेंट का भी और आपके और मेरे जैसे आम जनता का भी उठ जाता है। दैट इज़ वाई वी नीड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, वी नीड स्ट्रिक्ट विजिलेंस की कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, क्या काम कर रही है। भाई PFI की तरह नहीं होना चाहिए कि 400 मेंबर्स आपने बना लिए हैं और 13 स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं, देन अगेन किसी एक दिन आपको पता चलता है कि अब आपको एविडेंस मिले हैं, तब आप उसको जाके बस्ट कर रहे हैं, UAPA में डाल रहे हैं, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हैं, लेजर्स चेक कर रहे हैं। इससे पहले तो काम हो चुका है ना सर। सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, और गवर्नमेंट के अलावा भी हम जैसे आपके मेरे जैसे लोगों को भी विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि कौन सी NGO कैसे काम कर रही है। we feel proud to get associated with these NGOs for obvious reasons, लेकिन हमें ये खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं NGOs सोशल सर्विस के नाम पे भाई ऐसा ना हो कि 10 रुपये लगा रहे हैं और 1000 रुपये कहीं से फंडिंग ले रहे हैं और बाकी का 900 रुपया ट्रांजैक्ट कहीं और हो रहा है। सो विजिलेंस शुड कम फ्रॉम ऑल लेवल्स so that national security can be maintained, so that there is no threat to our माँ भारती। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।